जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं इस वीडियो में क्लास 10th गणित चैप्टर 1 वास्तविक संख्या बताऊंगा। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसका फार्मूला बताऊंगा। और कभी क्या होती है कि छोटे छोटे चीज है ना, बड़े चीज़ों को खराब कर देती है। तो इसीलिए हमें चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ फार्मूला है उसे समझना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए तो देखिए, तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। और हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्या जो है वह सबसे बड़ी संख्या, और जितनी भी संख्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, सब इसके अंडर में ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए, गिनती की संख्या को हम इसके परिभाषा को लिखेंगे नहीं, बल्कि आपके दिमाग में हम सीधा सेट करेंगे। तो इसलिए आप लोग जो है ध्यान से सुनेंगे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती हम लोग जो है एक से शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब अनंत तक, समझिए। और अब खरब जो भी है, तो अनंत तक हम लोग जो है गिनती करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए। आपका उम्र खत्म हो सकता है, लेकिन संख्या का गिनती जो है खत्म नहीं होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। कहाँ से? 1 से, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 1 से। तो अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्या पूछ दिया? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो क्या होगा? कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्राकृत संख्या का जो समुच्चय होता है उसे हम n से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या के समुच्चय को n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या के समुच्चय को n से सूचित किया जाता है, ठीक है। प्राकृत संख्या के समुच्चय जो होते हैं उसे किससे? तो n से सूचित किया जाता है, समझ गया, n से, ठीक है। तो प्राकृत संख्या आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे
पूर्ण संख्या, क्या समझेंगे अब? पूर्ण संख्या, ठीक है। अब अगला जो हम समझेंगे पूर्ण संख्या, समझिए, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको हम लोग? होल नंबर, ठीक है। होल नंबर। चलिए, अब हम लोग जो है पूर्ण संख्या को समझते हैं, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होती है, तो उसमें केवल हम शून्य शामिल कर देते हैं, और उसके बाद जो हमें संख्या प्राप्त होती है, मेरे प्यारे छात्रों ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर देने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है, उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे। उदाहरण को हम देखते हैं तो जीरो, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हुई थी और ये जीरो से शुरू होगा। तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट डॉट, ये भी जो है अनंत तक जो है चला जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक, है ना। इसको भी हम लोगों का उम्र खत्म हो सकता है, लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पूछ दिया परीक्षा में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या होगा? शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी दोस्तों? तो शून्य होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पूर्ण संख्या का जो समुच्चय होता है, पूर्ण संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से सूचित किया जाता है, ठीक, क्लियर है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर देने पर जो सभी संख्या प्राप्त होती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से सूचित करते हैं, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य। अब हम लोग समझेंगे पूर्णांक। अब हम लोग क्या समझेंगे? पूर्णांक समझेंगे, ठीक है। देखिए, ये छोटी छोटी बातों को यदि हम लोग ढंग से समझ लेते हैं, ठीक है, तो हमें प्रश्न हल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए, पूर्णांक किसे कहते हैं और किस संख्या को हम पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिए तो पूर्ण बन गया, ठीक है। और पूर्ण में जब हम ऋणात्मक चिन्ह, माइनस का चिन्ह शामिल कर देंगे, तो वह क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा वह दोस्तों? पूर्णांक हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक चिन्ह शामिल कर देने पर क्या? शून्य तथा ऋणात्मक चिन्ह शामिल कर देने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, जो सभी संख्या प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। और देखिए, पूर्णांक जो होती है, इसको हम ऐसे समझते हैं, ये एक रेखा है, ठीक है। इसके बीच मध्य बिंदु में शून्य हुआ, और शून्य के दाईं तरफ जाएंगे तो यह धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, प्लस वाला धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और इधर जो हम आएंगे, ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक
ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक। तो सीधा समझिए कि देखिए जो भी प्लस वाली संख्या रहेंगे वह धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और धनात्मक पूर्णांक के आगे प्लस का चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक जो होंगे तो उसके आगे माइनस का चिन्ह होना आवश्यक अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक के पहले माइनस है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, दो के पहले माइनस है तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, तीन के पहले माइनस है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और यहाँ देखिए मेरा मन होगा तो प्लस का चिन्ह दे करके भी लिख सकते हैं, और मन है तो प्लस का चिन्ह नहीं भी दे सकते हैं, ये मेरा मर्जी है ना, और आपका मर्जी क्या है तो आप जाने। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ समझ गए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे परिमेय। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परिमेय संख्या को समझना। ठीक है, आप लोग सिंपल ऐसे समझते होंगे कि पी बटा क्यू के रूप में लिखा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब जो भी बटा के रूप में रहेगा तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन यह जो आप परिभाषा याद किए हुए हैं, यह इस परिभाषा को हम अभी गलत साबित करेंगे। और कैसे, तो देखिए आप इसे हम कैसे जो है गलत साबित करेंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँगा। ठीक है, और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं तो इसे पहले हमें समझना, चैप्टर शुरू करने से पहले इसे समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसके परिभाषा को हम लोग समझते हैं। परिमेय संख्या तो देखिए पी बटा क्यू के रूप में तो रहता ही है, और आपको ये भी देखना है कि जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है क्या वह रूट में है, यदि रूट में है तो क्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, वह रूट के अंदर जो संख्या है यदि वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह फिर अपरिमेय हो जाएगा, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है तो वह परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ समझते हैं, और देखिए शून्य भी एक जो है परिमेय संख्या है, आप लोग को पता होगा या नहीं, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद आप लोग रखिएगा। और आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे है ना, उसमें भी पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या ही है। क्या है, वास्तविक संख्या ही है। तो शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ गया, जैसे देखिए 6/5 लिखे तो आप लोग आसानी से समझ गए कि हाँ ये परिमेय है। 7/13 लिखे ये भी समझ गए कि चलो ये भी परिमेय है। फिर हमने 5.4/3 लिखा तो भी ये आप लोग एकदम सिंपल से समझ गए ये परिमेय है। फिर आगे हमने 7 लिखा तो ये भी परिमेय है। ठीक है, तो अभी तक उसका शून्य भी परिमेय है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब का सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या समझे मेरे दोस्त, ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या का जितना संख्या है वह सब परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या का जितना भी संख्या है वह सब क्या है, परिमेय संख्या है। पूर्णांक का जो भी संख्या है वो सब का सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि मान लीजिए अब आ गया आपके सामने टोपी वाले, ठीक है, रूट 144/7। अब आप लोग का तो दिमाग चकरा गया होगा कि भाई ये तो घर के नीचे वाला सवाल है ना। तो रूट के अंदर में जो 144 है, तो बताइए यह किसी संख्या का वर्ग है या नहीं। तो यह किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है दोस्तों। किसका वर्ग है, 12 का। ठीक है, इसको यदि हम हल करते हैं तो 12/7 आ जाएगा, जो क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। ठीक है, चलिए इसी तरह का हम एक और उदाहरण देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर लिख दिए रूट 12/6,
ठीक है। तो यहाँ पर जो हम 12 देख रहे हैं, रूट 12, तो रूट के अंदर जो संख्या 12 है तो वह किसी संख्या का वर्ग नहीं है, वह किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब यह अपरिमेय है। आप अपरिमेय का परिभाषा भी समझ गए। यह क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का एकदम आसान है। देखिए, परिमेय अपरिमेय का एकदम सीधा से याद रखिए कि अगर संख्या वहाँ रूट में नहीं, रूट का नहीं है तो कोई बात नहीं है, परिमेय होगा ही। अगर रूट है तो देखिए कि रूट के अंदर का जो संख्या है तो वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय भी समझ गया। और सबसे अंतिम इसका परिभाषा तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, कुल जितना संख्या होता है वह सब का सब एक वास्तविक संख्या है। सब का सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब मान लीजिए 5 गो बेटा है किसी के पास, है ना, तो सब एक ही पिता का नाम लेगा, है ना, भले ही लड़का सबका नाम अलग अलग है। ठीक है। तो ये सब का सब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, है ना, परिमेय अपरिमेय, ये सब वास्तविक संख्या से ही निकल के आता है। और ये सब जब मिल जाता है तो सब क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको बताया, समझाया, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर क्लास 10th का शुरू करूंगा। चैप्टर तो वास्तविक संख्या ही है, 1.1। ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। 1.1 जो है हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दबा कर शेयर करिए। ठीक है। क्योंकि सबको यह जानकारी होना चाहिए फार्मूला के बारे में, क्योंकि बिना पेट्रोल का गाड़ी चल नहीं सकता है ना। उसी प्रकार से बिना फार्मूला का सवाल हल नहीं हो सकता है। तो जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार के छात्रों।